हेलो स्टूडेंट्स, हम एडमिनिस्ट्रेटर्स इंस्टीट्यूट इस बार सुपर 30 का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास के लिए भी और 10th क्लास के लिए भी। ये बैच जो होगा सुपर 30 का, हम पोजीशंस के लिए वर्कआउट करेंगे। जिस तरह बिहार का सुपर 30 बैच जो आईआईटी में एडमिशन्स के लिए होता है, उसी तरह का कि पोजीशंस कैसे लाई जाएं, क्योंकि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर्स इंस्टीट्यूट इसकी ऑलरेडी एक पहचान बन चुकी है कि अगर पोजीशंस लानी है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स इंस्टीट्यूट है। डियर स्टूडेंट्स, हम इन पैरामीटर्स पे वर्कआउट करते हैं कि बच्चों को किस तरह ट्रेन किया जाए कि उनकी पोजीशन आ सके। पहला आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंस। कहा जाता है अगर इंसान में कॉन्फिडेंस है तो वो हिमालय को हिला सकता है। मतलब अगर वो कॉन्फिडेंट है तो वो बड़े टफ से टफ काम भी बड़े इजीली वे में वो कर सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों का कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब टीचिंग स्किल्स समझाए जाते हैं तो उनमें एक चीज होती है कि बच्चों का, टीचर्स को ये चीज देखनी है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस शटर ना करे, क्योंकि कॉन्फिडेंस शटर करने के बड़े कारण होते हैं। एक मैं एग्जांपल दूंगा आपको। आप देखते हैं जो हमारी हिंदी बेल्ट है, यूपी बिहार हो गया, या आप लगा लीजिए कि नदन मध्य प्रदेश, ये जो बेल्ट है इनमें आईएएस ऑफिसर्स या जितने भी सेंट्रल सर्विसेज हैं उनमें इनकी सिलेक्शंस बड़ी ज्यादा होती है। कारण एक तो इनकी वहां की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी पे इनको अच्छे से कमांड होता है, और दूसरा जो सिविल सर्विसेज के पेपर या सेंट्रल सर्विसेज जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, वहां ऑप्शन होता है कि आप हिंदी में भी उसको लिख सकते हैं। जब इनकी लैंग्वेज में कमांड अच्छी होती है तो इनको इतनी परेशानी नहीं होती, दिक्कत नहीं होती टॉपिक को समझने में और टॉपिक को लिखने में। तो जिसका यही नतीजा रहता है कि आप देखते हो कि बड़ी ज्यादा सिलेक्शन हम इसी ज्यादा बेल्ट से हम पाते हैं। लेकिन अगर बाकी हिंदुस्तान की बात करें या अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, क्योंकि यहां आप देखते हैं जो पाठ्यक्रम है उसमें इंग्लिश है। बच्चों को इतने दे आर नॉट वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। जब वो इंग्लिश में इतने वेल वर्स्ड नहीं होते हैं, उनके घरों में नहीं बोली जाती। स्कूल्स में भी हम देखते हैं कि टीचर्स जो हैं वो इतने वेल वर्स्ड इंग्लिश में नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जब उनकी इंग्लिश पे इतनी अच्छी कमांड नहीं बन पाती और जब सबक समझाया जाता है तो जब कमांड नहीं है, उनको वो समझ नहीं आ रही, तो उनको लगता है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, उनका ब्रेन पढ़ने के लिए नहीं बना हुआ है। तो कारण क्या होता है कि क्योंकि एक तो उनकी कमांड नहीं होती, तो इसका नतीजा कि वो पढ़ाई से दूर होते जाते हैं। तो डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हम इसी तरह का वातावरण बनाते हैं कि आपकी इंग्लिश में कमांड रहे और बच्चों को ये सिखाया जाता है, ये समझाया जाता है और उनको यकीन दिलाया जाता है कि इंग्लिश के कारण आप पीछे हैं, आपका दिमाग बराबर है, यू आर इक्वल टू द टॉपर्स, यू टू द जीनियस। लेकिन आप इंग्लिश में आपकी कमांड अच्छी नहीं होने के कारण आप पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे और आपको लगता है कि आप पढ़ नहीं सकते, जबकि वो बात नहीं होती है। तो हम उसी चीज पे वर्कआउट करते हैं, उनको कॉन्फिडेंट इतना ज्यादा बना पाते हैं कि उनको यकीन हो जाता है कि यस, वो पोजीशन निकाल सकते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन। यहां कंसंट्रेशन और हाउ टू रीड, ये मैं दोनों फैक्टर्स साथ लेके चलूंगा। आपने ये देखा होगा या आपने इसको रियलाइज किया होगा कि अक्सर लोग ये बोलते हैं यार शोर नहीं होना चाहिए, वहां कंसंट्रेशन अच्छी लगती है। जहां शोर नहीं होगा, जहां बिल्कुल भी थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो वहां कंसंट्रेशन अच्छी लगती है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। जहां शोर नहीं होगा, मान लीजिए आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां शोर नहीं है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, इसके बाद पढ़कर आप बोर हो जाओगे। जहां शोर नहीं है तो वहां कंसंट्रेशन नहीं लगती। कंसंट्रेशन लगाने की बड़ी ट्रिक्स हैं जो हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं कि कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे हाउ टू रीड, हम बच्चों को यह बताते हैं कि रीड कैसे करना है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मोर देन 90%,
उनको नहीं पता। इवन कि मैं बोलूँ 95% से ज़्यादा बच्चों को नहीं पता है कि रीड कैसे करनी है बुक, तो मैं गलत नहीं हूँ। उनको नहीं पता रीड कैसे करनी है। हाउ टू रीड और कंसंट्रेशन का बड़ा गहरा नाता है। यहाँ हम बड़ी चीज़ें बताते हैं, बड़ी ट्रिक्स बताते हैं और बड़े कारणों से हम समझाते हैं और उनको सिखाते हैं कि कंसंट्रेशन कैसे डेवलप की जाए। जैसे मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, उनकी कुछ लाइन्स हैं, ठीक है। आप जब पढ़ते हैं तो सपोज मैं अपना अगर बायोडाटा का जिक्र करूं, माय नेम इज अमित, आई रीड इन क्लास 10, माय रोल नंबर इज 44। अगर इसी स्पीड से अगर बच्चे पढ़ते हैं तो मान लीजिए जब पढ़ रहे हैं बाहर से शोर आए या टीवी की आवाज़ आए तो वो डिस्टर्ब होंगे, वो डिस्ट्रैक्ट होंगे, उनकी कंसंट्रेशन टूटेगी। तो कंसंट्रेशन ना टूटे, हम यहाँ बच्चों को सिखाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कि हाउ टू रीड। रीड तेज करना पड़ता है। जब आप तेज करेंगे, जब तेज रीड कर रहे हैं तो कोई वर्ड ना छूटे। द ब्रेन विल फोर्स टू कंसंट्रेट ऑन दैट। ब्रेन विल फोर्स्ड, ये इस पे प्रेशर आएगा कि तेरे को कंसंट्रेट करना है, ब्रेन को चलाना है। 99% लोगों पे ब्रेन राज करता है, लेकिन जो 1% ब्रेन पे राज कर लें वही तो आगे जाते हैं। और यही ऐसा ही है। तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि कंसंट्रेट कैसे करना है। उनमें से एक चीज है हाउ टू रीड, रीड फास्ट। और पेंसिल हाथ में, जब पेंसिल हाथ में होगी और आप तेज तेज रीड कर रहे होंगे तो कोई वर्ड मिस ना हो जाए, कोई लाइन तो दूर की बात है, कोई वर्ड मिस ना हो जाए, ब्रेन विल कंसंट्रेट मोर। या मैं यूं कहूं, ब्रेन विल बी फोर्स्ड टू कंसंट्रेट। ये इसको मजबूरन कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो आप देखोगे, आप टीवी की आवाज भी अगर फुल वॉल्यूम उसको छोड़ दीजिए, बाहर से जो मर्जी आवाज आ रही है आने दीजिए, कोई अगर आपको आवाज भी लगा रहा है लगाने दीजिए। जब आप इस तरह पढ़ रहे हैं आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहीं से आवाजें आ रही हैं, क्योंकि इसको आपने इसको मजबूर कर दिया कंसंट्रेट करने के लिए। तो ये तो एक मेथड है। हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स इंस्टीट्यूट में बड़े ज़्यादा मेथड्स और भी बताते हैं बच्चों को कि कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाई जाए। जब कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, जब वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो पोजीशन तो दूर की बात है, वो तो पढ़ाई से भी दूर हो जाएगा। तो हम यहाँ सिखाते हैं कि बच्चों को कंसंट्रेट कैसे करना है, उनका कॉन्फिडेंट रोज, अगर हफ्ते में 6 दिन कॉन्फिडेंस है, एक दिन नहीं है, तो वो एक दिन जो नहीं होगा वो 6 दिन पे भारी पड़ जाएगा। तो ये नुकसान है। रोज कैसे कॉन्फिडेंट रहना है, इसके लिए हम पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं। उनको ये बताया जाता है कि घर का माहौल आपने कैसे बनाना है कि बच्चों का उस पर कोई नेगेटिव असर ना पड़े। बड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम एडमिनिस्ट्रेटर्स इंस्टीट्यूट इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे चलते हैं। और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स इंस्टीट्यूट हम यहाँ पोजीशंस बच्चों की लाते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। जी हाँ, NCERT टेक्स्ट बुक्स। बच्चों को लगता है यार ये क्या पतली सी बुक है, गाइड से पढ़ें, रिफ्रेशर से पढ़ें, या बड़े बड़े थिंकर्स थिंक टैंक की बुक से पढ़ें। नहीं, टेक्स्ट बुक्स पे कमांड पाने के लिए सदियां लग जाती हैं। टेक्स्ट बुक्स पे इस तरह कमांड नहीं होती। मैं जब IAS की कोचिंग लेने के लिए दिल्ली गया था तो वहाँ एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ शशांक एटम सर हैं जो ज्योग्राफी में बड़े मशहूर हैं। तो मैं उनको देख रहा था, जब वो बता रहे थे बच्चे क्वेरी कर रहे थे, बच्चे उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे थे, तो वो बता रहे थे उस टेक्स्ट बुक पे इस पेज नंबर की इस लाइन पे ये वर्ड है। मतलब वो इतनी ज़्यादा बार उन्होंने टेक्स्ट बुक पढ़ रही है, वो पढ़ चुके हैं टेक्स्ट बुक्स, कि दैट्स वाई कि वो एक जीनियस बंदे हैं। ज्योग्राफी में उन्हीं का नाम है। NCERT टेक्स्ट बुक्स, इस पे कमांड बहुत ज़रूरी है। आपको यकीन नहीं होगा कि आज भी 6th लेवल की NCERT टेक्स्ट बुक्स पे IAS में क्वेश्चन आते हैं। आपका जो MBBS एंट्रेंस है, जो आपका इंजीनियरिंग का एंट्रेंस है, जो 12th के बाद होता है, वो सारा NCERT टेक्स्ट बुक से आता है। तो NCERT टेक्स्ट बुक्स हम इन डेप्थ एनालिसिस, उसमें से क्वेश्चनिंग कैसे निकालने हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हम खुद बच्चों को बोलते हैं ठीक है ये पढ़ो, जब वो पढ़ लेते हैं तो हम जब क्वेश्चन डालते हैं वो क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हैं, जबकि उन्होंने वो चीज़ पढ़ी होती है, वो मिस कर जाते हैं। आपने भी, अगर आपने ये रियलाइज़ किया होगा, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप NCERT टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, जब एक बारी पढ़ी, दोबारा से जब पढ़ते हैं आपको लगता है यार ये वाला वर्ड कैसे मिस हो गया, ये तो चीज़ मैं पढ़ चुका हूँ। जब थर्ड टाइम पढ़ते हैं आपको नई चीज़ दिखती है।
इसी तरह जब आप बार बार पढ़ते हैं तो आपको लगता है ये नई चीज़ आप सीख रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। और हम एडमिनिस्ट्रेटर्स इंस्टीट्यूट टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं जाते और आपको भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं जाना है। उसका इन डेप्थ एनालिसिस होता है। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट, हम आप बच्चों को एंट्रेंस के लिए भी हम तैयार कर देते हैं 9th-10th में। एंट्रेंस, एमबीबीएस इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, अगर आप उनसे आपका वास्ता पड़ा हो तो उनको आप पूछना कि किस तरह एंट्रेंस की भी हम साथ साथ तैयारी करा देते हैं, ताकि आगे जाकर 11th-12th में आपको दिक्कत ना आए। उसके बाद सबसे मेन चीज, आंसर राइटिंग स्किल्स। आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपको सब कुछ आ गया, आप जीनियस हो गए, आपने एक एक टॉपिक की एक एक लाइन पे कमांड कर ली, लेकिन आप वही चीज एग्जाम में नहीं लिख पाए तो सब जीरो हो गया। इसके लिए हम आंसर राइटिंग टेक्निक्स सबसे पहले है हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब देखते होंगे क्वेश्चन में कई जगह हम देखते हैं डिस्कस वर्ड होता है, लुसिडेट वर्ड होता है, एग्जामिन वर्ड होता है, क्रिटिकली एग्जामिन वर्ड होता है। इस तरह के वर्ड बच्चे सिंपल लिखाते हैं जो भी उन्होंने पढ़ा था। नो, इन सब के मीनिंग डिफरेंट है। डिस्कस में आपको कुछ और चीज लिखनी है, एग्जामिन में जहां एग्जामिन होगा वहां आपने कुछ और लिखना है, जहां क्रिटिकल एग्जामिन होगा वहां आपने क्रिटिसिज्म भी देना है, लेकिन बैलेंस। आपने वहां नेगेटिव कुछ नहीं करना है। अगर आप क्रिटिसिज्म दे रहे हैं तो वो फैक्ट्स के आधार पर आपने देने हैं और एंड में पॉजिटिव लिख लेना है कि ठीक है ये चीज़ है, गलत है, इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, या कोई क्वेश्चन में कोई चीज़ पूछी हो, एंड में आपने ये लिखना है इसमें इस तरह सुधार की गुंजाइश है। अगर इन चीज़ों पे अगर वर्कआउट हो तो वो पर्टिकुलर चीज़ में सुधार हो सकता है। तो एग्जामिनर को भी लगता है यार ठीक है, बंदा ठीक है, नेगेटिव चीज़ें उजागर कर रहा है बट पॉजिटिव है, ही इज पॉजिटिव। इसका जो फ्रेमवर्क है, जो इसका माइंड है वो पॉजिटिव है, ही हैज अ पॉजिटिव फ्रेमवर्क ऑफ माइंड। तो एक बड़ा इसका पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है और आपका माहौल भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है, जिसके कारण आपकी पर्सनैलिटी भी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनती है। हमेशा इंसान को हर तरह से, हर वक्त और हर सिचुएशन में और हर सर्कमस्टांस में पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि जब पॉजिटिविटी आपके आगे पीछे होगी तो आपको लोग भी पॉजिटिव जुड़ेंगे। और जिसके कारण यही कारण होता है जो सक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, उनका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, जिसके कारण उनके आगे पीछे का माहौल, एनवायरनमेंट पॉजिटिव बन जाता है, उनको लोग भी पॉजिटिव जुड़ जाते हैं, बड़ा फर्क पड़ता है। हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैप्स। इंडिया का मैप, वर्ल्ड मैप, ये हम सिखाते हैं बच्चों को कि किस तरह बनाया जाए बिल्कुल कम से कम समय में। क्योंकि जब आप मैप बना रहे हो, मान लीजिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन कोई आ गया, तो मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ पूछी है कि भाई लूनी लिवर कहाँ है, तो आपको पूरे हिंदुस्तान का मैप बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप गुजरात का भी बना देते हो तो वो भी एक बड़ा इफेक्टिव होगा। पर्टिकुलर स्टेट्स के मैप कैसे बनाने हैं, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स इंस्टीट्यूट में ये सब सिखाया जाता है। पूरा हिंदुस्तान का मैप, अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट के बारे में कोई क्वेश्चन है कि आपको पूरा हिंदुस्तान का मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टेट का मैप बनाने से ही काम चल जाएगा, तो उन पर्टिकुलर स्टेट्स के भी हम मैप बनाना सिखाते हैं, जो एक बड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है। क्योंकि जब आप लोकेशन, मैप के साथ लोकेशन बता देते हो तो लगता है यार बंदे ने बड़ा गहरा पढ़ा है, ये बड़ी गहरी सोच रखता है, ये बड़ा डिसेंट बंदा है, इसको पता है चलना कैसे है, इसको तरीका पता है, इसको सलीका पता है, तो बड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है चेकर के माइंड पे। तो ये बड़ा ज़रूरी है। फ्लो चार्ट्स बनाने से, मान लीजिए आपने कोई 500 वर्ड का कोई क्वेश्चन लिखना है, फ्लो चार्ट, जब अपने फ्लो चार्ट में थोड़े से हिस्से में उस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है उसका क्रक्स बता दिया तो चेकर समझ जाता है ठीक है यार इसको सारा पता है। मान लीजिए जैसे वाटर साइकिल है, आपने पूरा बनाया है यार, कैसे समंदर से इवेपोरेशन हो रही है, ठीक है, बादल बनते हैं, फिर पहाड़ों की तरफ जाते हैं, कंडेंसेशन होती है, बर्फ गिरती है पहाड़ों पे, ठीक है, पानी गिरता है, वहाँ से नदियाँ निकलती हैं, बर्फ भी पिघलती है, वहाँ से भी नदियाँ निकलती हैं, किस तरह पानी आता है, उसका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कैसे वो ज़मीन पे हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल में जो उसका हिस्सा आता है, कैसे ग्राउंड वाटर
मतलब वाटर टेबल जो होता है, कैसे वहाँ भी पानी जाता है, वहाँ से होता हुआ सीप करता हुआ किस तरह वापस समंदर में जाता है। जब आप पूरा डायग्रामेटिकली आप पूरा समझा देते हैं तो बड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो पूरा नहीं पढ़ता, उसको लग जाता है इसको सारा पता है। विद प्रॉपर कैप्शन, जब आपने पूरा कैप्शन लिखा है, किस तरह इवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, बादल बन रहे हैं, कैसे गिर रहा है पहाड़ों पे, जब पूरा कैप्शन से समझाते हैं तो बड़े ज़्यादा चांस होते हैं कि उसको पूरा नहीं पढ़ना पड़ता, वो आपको फुल मार्क्स दे देता है। तो इसका बहुत बड़ा इंप्रेशन होता है। डायग्राम्स, जब भी आप डायग्राम्स बनाए तो एक बात आप याद रखना कि कैप्शन ज़रूर लिखना है, क्योंकि डायग्राम विदाउट कैप्शन तो एक फॉर्मेलिटी सी दिखती है। उसको लगता है यार डायग्राम बना रहा है, इसका मन नहीं था डायग्राम बनाने का, शायद ये सोच रहा होगा कि डायग्राम ना बनाए तो नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसने जल्दबाजी में बना दिया होगा। जब आप कैप्शन के साथ डायग्राम बनाते हैं तो वो समझ आता है यार बंदा जेन्युइन बंदा है, ये दिल से लिख रहा है, इसने आंसर दिल से लिखा है, इसको पता है कि आंसर लिखने का तरीका क्या है। जब आपको ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है तो एक मैच्योरिटी सी रिफ्लेक्ट होती है, लग जाता है चेकर को ये बंदा इमेच्योर नहीं है, ये मैच्योर है, इसको आगे जाना चाहिए, तो एक बड़ा पॉजिटिव असर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स इंस्टीट्यूट में बताते हैं आपको, और यही कारण है कि जब बच्चे ये सारी चीज़ें सीखते हैं तो उनका एक डेवलपमेंट, एक अजीब सी डेवलपमेंट होती है, उनमें एक अजीब से स्किल, बड़े शानदार स्किल से डेवलप हो जाते हैं, और यही कारण है कि यहाँ से पोजीशंस भी आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एडमिनिस्ट्रेटर्स में सिखाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप भी इस तरह पे वर्कआउट करें और आप भी पोजीशन हासिल करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।